नमस्कार दोस्तों। तो देखिए आज हम लोग जो है जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है 14वां भाग लेकर जो है आ गए हैं आपके लिए। तो देखिए हमारा पहला जो प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्नों में से वह है कि यह, और एक बात मैं बता देता हूं कि यह जो है रिवीजन क्लास है। इसमें बहुत सारा जो क्वेश्चंस है वो आपको पिछले क्लास से मिलेगा, एक दो क्वेश्चन अलग रह सकता है। तो जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसका रिवीजन साथ में करते जाएंगे, क्योंकि हम लोग मानव हैं तो भूलते भी हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो हमारे संविधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है उसी तरह मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति जो है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो देखिए किसी स्थान का जो मानक समय निर्धारित किया जाता है उसका आधार जो है वो प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा चौथा सवाल है, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, संविधान सभा में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ निहित है? यानी जो संविधान है, हमारा संविधान सभा नहीं, संविधान जो है उसमें हमारा जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो कहाँ निहित है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। हमारा छठा सवाल है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब शुरू हुई थी? तो देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा जो है वो 22-23 दिसंबर 2021 को जो है वो हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई? तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में आई थी। तो ये जो प्रांतीय सभा है तो निश्चित है कि इसकी स्थापना बाद में हुई। तो 1774 में जो है वो बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया? तो देखिए हमारा जो है पिछला एलपी जो था 2018 का उसमें ये प्रश्न आया था और इसका आंसर है तुर्की भाषा में लिखा गया था। बहुत सारा लोग जो है फारसी में मार देते हैं, उर्दू में मार देते हैं, जो कि सरासर गलत है। ये तुर्की भाषा में तुजु के बाबरी लिखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो देखिए जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति जो थे वो हकीम खान थे। हमारा अगला प्रश्न है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? यानी बंग भंग आंदोलन के बाद जो है हमारा वो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो वह स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए हम डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यार रिवीजन क्लास है तो आप लोग इसको कम से कम समय में जो है रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो बौद्धों का धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक। हमारा अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने कहा 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था? तो देखिए जो बेगम हजरत महल थी वो लखनऊ के थे और वहां से ही क्या किए थे? वो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल किन दो देशों को अलग करती है? तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, कोई भी देश को नहीं। यहाँ देखिए किन देशों या द्वीपों को होना चाहिए, किन देशों या द्वीपों। तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हम देखिए जान के द्वीप नहीं लिखे यहाँ पे, नहीं तो आप लोग जो है आसानी से मार देते। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप यानी कि माप कितना होता है? तो एक वयस्क मनुष्य जो स्वस्थ है उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। हमारा अगला प्रश्न है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमाव किस रूप में होती है? तो देखिए हमारे यकृत और मांसपेशी में ऊर्जा जमाव जो है ग्लाइकोजन के रूप में होती है। ग्लाइकोजन के रूप में ही जो है हमारे मांसपेशी और यकृत में ऊर्जा का जमाव होता है। हमारा अगला प्रश्न है,
1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है? तो देखिए 1 माइक्रोन का मतलब होता है 10 पर पावर -3 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1000 मिलीमीटर, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश जो है वो किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बौद्ध और जैन दोनों धर्म के जो उपदेश है वो बिंबिसार के समय में दिए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान पर जो बम गिराया गया था तो उसमें विस्फोटक प्रयोग किया गया था। तो कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था? तो देखिए उसमें जो है प्लूटोनियम प्रयोग किया गया था, जो नागासाकी में बम गिराया गया था 1945 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ताम्र, स्वर्ण, लोहा एवं कोयला किस स्थान से संबंध रखते हैं? तो देखिए जो तांबा है हमारे देश में ये खत्री या खेतरी जगह पर मिलता है। हमारा जो स्वर्ण है वो कोलार में मिलता है कर्नाटक में, और ये जो हमारा लोहा है वो कुद्रेमुख में मिलता है, और ये कोयला झरिया तो जानते ही झारखंड में मिलता है। तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो जो अशोक के काल में लिपि है प्रवर्तित हुई थी दक्षिण भारत में, वो हमारा ब्राह्मी लिपि है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो देखिए भारत के बाहर जो अशोक का अभिलेख पाया गया है तो इन चारों में से अफगानिस्तान में पाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम होता है? तो जो अलकनंदा है और भागीरथी है इसका संगम स्थान देवप्रयाग है। कहाँ है संगम स्थान? तो देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था? तो देखिए भारत को जो है सिक्किम जो है भारत का राज्य 36वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1972 ईस्वी के संशोधन द्वारा बना था। हमारा अगला प्रश्न है, सॉरी 1972 में भी गलत हो सकता है, एक बार देख लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो देखिए ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु जो है वो हमारा हिमालय को काटकर जो है और बहकर आने वाली नदियां। हमारा अगला प्रश्न है, लियाकत अली ने कहाँ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लियाकत अली जो है वो इलाहाबाद से जो है वो नेतृत्व किए थे 1857 के विद्रोह का। हमारा अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण जो है चालुक्य वंशियों ने और सोलंकियों ने जो है करवाया था। ये चोल, चंदेल और राजपूत गलत है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन देखिए बौद्धिक दार्शनिक थे। क्या थे? बौद्ध दार्शनिक थे। ये जैन के नहीं थे, वैष्णव नहीं थे, ग्रीक नहीं थे, ये बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल जो है कब शामिल की थी सेना में? तो देखिए भारतीय सेना में जो अंग्रेज जो है वो दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल किया था इसको, तभी जाके जो है मंगल पांडे 1857 ईस्वी में जो है जंग छेड़ दिए थे इसके विरोध में। हमारा अगला प्रश्न है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन सा उपभोक्ता? तो देखिए अगर हम हरी सब्जियां ये सब खाते हैं तो हम प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जबकि बकरी, भेड़, मांस ये सब खाते हैं तो चूंकि हरी सब्जियों को, घास को, ये सब को वो लोग खाता है और उसको हम लोग खाते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग द्वितीय उपभोक्ता हो जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना? यानी 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु का लिंगानुपात कितना है? तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार 935 लड़कियां जो है वो लड़कों की तुलना में है। अगला प्रश्न है, ये शिशु अनुपात है, ध्यान रखिएगा, ये लड़के और लड़कियों का अनुपात नहीं है, ये शिशु अनुपात। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो देखिए अशोक के काल में जो है बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में आयोजित की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हरा सूचकांक यानी ग्रीन इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो जो ग्रीन इंडेक्स होता है वो विश्व बैंक के द्वारा विकसित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है,
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? तो जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसका स्थापना जो है वो ब्रेटन वुड्स समझौता के समय में, मतलब इसी के कारण जो है हुआ था। देखिए इसमें 3 ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन कहीं कट गया है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो समान चीज नहीं है वो है आत्मदमन। बाकी अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये सब सेम है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH1 जो है वो किसके किसके बीच है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है वो हमारा दिल्ली और अमृतसर के मध्य में है। हमारा अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो देखिए जो खालसा भूमि है वो हमारा अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है वो बहुत अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन अखबार उदारवादी की गतिविधि का प्रचारक था? यानी कौन सा अखबार है जो उदारवादी नीति था उसका प्रचारक था? तो ये जो है वो लीडर अखबार था जो उदारवादी की गतिविधि का प्रचारक था। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल के में जो है वो गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ये मौर्य काल की बात कर रहा था, मौर्य काल में गूढ़ पुरुष के नाम से उनको जाना जाता था, गुप्तचर को। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो जो हमारा हिंदू वृद्धि दर है वो हमारा राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, तास किस देश की समाचार एजेंसी है? तो तास जो है वो रूस की समाचार एजेंसी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जो भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपवहन है उसका सिद्धांत जो है वो हमारे दादा भाई नौरोजी प्रतिपादित किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं किया था, ना ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था और ना ही लाला लाजपत राय ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो जो सार्क है इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को सार्क की स्थापना हुई थी। हमारा इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। हमारा अगला प्रश्न है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो किसके बराबर हो जाता है? तो देखिए यदि प्राथमिक घाटा में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर लिया जाए तो यह राजकोषीय घाटा के बराबर हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वत चिम्बराजो कहाँ स्थित है? तो जो चिम्बराजो ज्वालामुखी पर्वत है ये इक्वाडोर में स्थित है और यही जो है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी भी स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो दुलहस्ती परियोजना के बारे में तो आप लोग जरूर सुने होंगे। तो ये जो दुलहस्ती परियोजना है वो हमारा चिनाब नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, रेहला निम्नलिखित में से किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है? तो ये रेहला जो यात्रा वृत्तांत है उसे इब्न बतूता ने जो है बताया था, इसलिए इब्न बतूता का यह जो यात्रा वृत्तांत है उसे ही रेहला कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कॉपर अयस्क नहीं है? कॉपर अयस्क मतलब तांबा का अयस्क कौन नहीं है? तो देखिए जुराइट तो तांबा का अयस्क है, मेलेकाइट, क्यूप्राइट, ये तीनों जो है ये तांबा का अयस्क है, ये जो है ये तांबा का अयस्क नहीं है। तो जो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा 1 नंबर हो जाएगा कि ये तांबा का अयस्क नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए भारत में कुल्लू घाटी जो है वह सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू की घाटी खेती के लिए, सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अंकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो यह 5वीं अनुसूची के अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है। हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है,
कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है। तो यह एकदम सिंपल है और यह जो है दक्षिण में स्थित है। तो ये हमारा नीलगिरी पहाड़ी जो है ये हमारे पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह जो क्लास है वो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा क्लास पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तो जय हिंद दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में।